अगर आपका फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है, बताइए। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, सिंप्लेक्स मेथड में आपके पास एक प्रॉब्लम सिंप्लेक्स मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो और ऑप्टिमलिटी अचीव कर लेते हो, 4 आइट्रेशन में बस फर्ज करें वो सॉल्व होता है, तो 4 आइट्रेशन में कौन सी आइट्रेशन पे ऑप्टिमलिटी मिलेगी? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट, कौन सी आइट्रेशन बताइए? कोई स्टूडेंट माइक ऑन करके बताए जी, कोई माइक ऑन करके बताएगा? माइक ऑन कर ले प्लीज कोई एक स्टूडेंट, या मैं नेम लेके बात करूं? ऑप्टिमल सॉल्यूशन कौन सा होता है? आपकी अगर 4 आइट्रेशंस में वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, तो लास्ट आइट्रेशन में जब जहां पे आप स्टॉप करते हो वहां से जो सोल्यूशन मिलता है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन होता है, तो लास्ट आइट्रेशन में। तो अगर मैंने एज्यूम कर लिया कि मेरा प्रॉब्लम 4 आइट्रेशंस में सॉल्व हो चुका है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट, और लास्ट आइट्रेशन में हम स्टॉप कर चुके हैं, उसमें जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमम है, तो मुझे बताइएगा थर्ड आइट्रेशन में जो सोल्यूशन है वो ऑप्टिमम है या नॉट ऑप्टिमम? कुछ स्टूडेंट बताएगा? नॉट ऑप्टिमम होगा। नॉन ऑप्टिमम। सत्यान, आपकी अटेंडेंस कम है, क्या प्रॉब्लम है? नो सर, मैं क्लासेस ले रहा हूँ, लेकिन वो ना वो फी का इशू चल रहा है, तो उसकी वजह से ना वो अटेंडेंस नहीं मेरी वहाँ पे शो हो रही। नहीं, आप ज्वाइन नहीं कर रहे, मैं क्लास की बात कर रहा हूँ ना, आप क्लास में होते ही नहीं है, ये बात कर रहे नहीं सर, मैं क्लासेस ले रहा हूँ रेगुलर। हैं। बरल रेगुलर हो जाए, आपकी अटेंडेंस मुझे लग रहा है शॉर्ट है। अच्छा, तो सत्यान अभी आपने कहा कि वो नॉट ऑप्टिमल होगी, इसी तरह मैं बारी बारी पूछता हूं, सत्यान आप भी बताइएगा, फर्स्ट आइट्रेशन में सॉल्यूशन ऑप्टिमल और नॉन ऑप्टिमम, 4 आइट्रेशंस में मैंने बता दिया, अज्यूम कर लिया जी। सर वो पहली 4 में फिर नॉट ऑप्टिमल ही होगा। हाँ, जो लास्ट के अलावा जो आइट्रेशंस हैं उसमें सॉल्यूशन नॉट ऑप्टिमल होगा। तो अब बात उसी उन्हीं सॉल्यूशंस की हो रही है जो कि नॉन ऑप्टिमम हो, तो फिजिबल तो होंगे। आपने देखा होगा सिंप्लेक्स में जितनी आइट्रेशंस में, जितने हर आइट्रेशंस में एक सॉल्यूशन मिलता है हमें, और वो फिजिबल होता है। पहली बात ये माइंड में रखिएगा, हर आइट्रेशन में जो हमें सॉल्यूशन मिलता है वो फिजिबल होता है, लेकिन ऑप्टिमम है या नहीं है हम जीरो को देखते हुए डिसाइड करते हैं। और आपने देखा कि 4 आइट्रेशन में अगर फर्ज करें सॉल्व हुआ है, तो 3 आइट्रेशन में जो 3 सॉल्यूशंस है हर आइट्रेशन के, वो नॉन ऑप्टिमम है लेकिन फिजिबल है। इनफिजिबल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता सिंप्लेक्स मेथड में, क्योंकि सिंप्लेक्स मेथड स्टार्ट पे ही फिजिबल सॉल्यूशन को लेके चलता है और एंड तक फिजिबल रहता है। तो ये हमने सिंप्लेक्स मेथड के अंदर देखा था। तो अब अगर आपका प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नॉन ऑप्टिमम है, उसकी बात कर रहे हैं, तो हर आइट्रेशन में जो सॉल्यूशन होता है उसी का एक करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन भी होगा। देखिए 4 आइट्रेशन अभी मैंने बात की, तो इसका मतलब है जो लास्ट आइट्रेशन है ऑप्टिमल, जिसमें सॉल्यूशन ऑप्टिमम है, उसके करस्पॉन्डिंग भी डुअल सॉल्यूशन है। वो देखते हैं कैसे कैलकुलेट करना है, क्या होता है, वो बात की बात है। लेकिन उसके अगेंस्ट उसी आइट्रेशन के करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन भी हो रहा है होता है। तो लास्ट आइट्रेशन ऑप्टिमल है प्राइमल की, तो उसका जो करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन है उसके ऊपर एक स्टेटमेंट है कि वो कैसा होगा। इसी तरह जो फर्स्ट थ्री आइट्रेशंस है सिंप्लेक्स मेथड की, जो भी आज हम सपोज करके चल रहे हैं कि 4 आइट्रेशन में प्रॉब्लम एक सॉल्व हो चुका है, तो उसकी लास्ट आइट्रेशन ऑप्टिमम है और उसकी फर्स्ट थ्री आइट्रेशंस नॉन ऑप्टिमम है। तो हम उनके बारे में बात करने लगे हैं कि हर आइट्रेशन के करस्पॉन्डिंग एक डुअल सॉल्यूशन होता है। तो 2 केस हमारे बने सिंप्लेक्स मेथड के, एक आपकी ऑप्टिमल आइट्रेशन है, उसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, और रिमेनिंग जो ऑप्टिमल आइट्रेशन के अलावा दूसरी आइट्रेशन है फर्स्ट थ्री,
उनमें सॉल्यूशन नॉन ऑप्टिमम होगा। तो आपके सिंपलेक्स टेबल के अंदर लास्ट आइटरेशन में ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है और उससे पहले सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, अप टू फर्स्ट, वो आपके पास नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन होता है। तो हम उसी के ऊपर बात करेंगे। तो पहली बात हम कर रहे हैं, ये जरा देखिएगा, अगर आपके पास फिजिबल सॉल्यूशन है प्राइमल का और वो ऑप्टिमम नहीं है, तो अभी मैंने जो एज्यूम किया हुआ है प्रॉब्लम आपको समझाने के लिए कि 4 आइटरेशन में ये सॉल्व हो चुका है, ऐसी एक हवामी बात हो रही है कि 4 आइटरेशन में प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है और 3 आइटरेशन में जो सॉल्यूशन है वो नॉन ऑप्टिमम है, नॉन ऑप्टिमम। उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? मतलब थर्ड आइटरेशन अगर है तो उसका सॉल्यूशन नॉन ऑप्टिमम है, तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा? इसी तरह सेकंड कंस्ट्रेंट का जो सॉल्यूशन है वो नॉन ऑप्टिमम है, तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन क्या होगा? इसी तरह फर्स्ट आइटरेशन में जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो नॉन ऑप्टिमम है, तो उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन क्या होगा? तो हमने दो केस बनाए। आपका फिजिबल सॉल्यूशन या तो ऑप्टिमम हो सकता है या नॉन ऑप्टिमम। अब पहली कंडीशन को आप पढ़िएगा, इफ द फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल इज नॉन ऑप्टिमम, ये वो फर्स्ट 3 आइटरेशंस की बात हो रही है सिंप्लेक्स मेथड में, देन करस्पॉन्डिंग डुअल विल बी इनफिजिबल। फर्स्ट आइटरेशन में जो प्राइमल का सॉल्यूशन है उसका करस्पॉन्डिंग डुअल इनफिजिबल होगा। सेकेंड आइटरेशन में जो प्राइमल का फिजिबल सॉल्यूशन है उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्यूशन डुअल सॉल्यूशन भी इनफिजिबल होगा। थर्ड आइटरेशन प्राइमल की नॉन ऑप्टिमम में उसका करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन भी इनफिजिबल होगा। तो रूल हम बना रहे हैं जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था, अगर आपका प्राइमल प्रॉब्लम का फिजिबल सॉल्यूशन नॉन ऑप्टिमम हो तो स्लाइड में देखिए करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन विल बी इनफिजिबल। ये तो बात थी नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल। अब आखिरी आइटरेशन में प्राइमल में हमने एज्यूम किया हुआ है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। अगर प्राइमल का सॉल्यूशन ऑप्टिमम हो देन करस्पॉन्डिंग डुअल विल बी फिजिबल एंड ऑप्टिमम टू द डुअल। तो 2 पॉइंट हमने याद करने हैं। इसको मैं इन शॉर्ट ये कह सकता हूं, प्राइमल ऑप्टिमल, डुअल ऑप्टिमल करस्पॉन्डिंग, यानी जो प्राइमल जिस सॉल्यूशन की बात करें उसी का करस्पॉन्डिंग डुअल की बात कर रहे हैं। तो हर प्राइमल सॉल्यूशन के अगेंस्ट उधर एक करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन भी होता है। मैपिंग इस तरह से होती है। तो मैंने अभी क्या कहा, ये दूसरी स्टेटमेंट देखें, प्राइमल ऑप्टिमम, डुअल ऑप्टिमम। तो जाहिर है प्राइमल जब ऑप्टिमम होता है वो फिजिबल भी होता है, फिजिबल होगा तो तभी ऑप्टिमलिटी का क्वेश्चन आगे आएगा। तो अगर फिजिबल सॉल्यूशन टू द प्राइमल ऑप्टिमम है तो करस्पॉन्डिंग डुअल विल बी फिजिबल एंड ऑप्टिमम टू द डुअल। तो ये बात ज़हन में रहेगी, प्राइमल ऑप्टिमम है तो डुअल ऑप्टिमम, प्राइमल नॉन ऑप्टिमम, डुअल इनफिजिबल। जी बताइएगा, ये 2 पॉइंट है। मैं इस स्लाइड को साइड पे छोड़ के साइड पे करके आपसे पूछना चाह रहा हूं, जी बताइएगा, कोई स्टूडेंट माइक ऑन करके बताए, अगर प्राइमल ऑप्टिमम है तो करस्पॉन्डिंग डुअल क्या होगा? माइक ऑन करके बताएं। फिजिबल होगा। नहीं, सर अभी मैंने ऑप्टिमम होगा। फिजिबल तो होगा ही, प्राइमल ऑप्टिमम है तो डुअल भी ऑप्टिमम होगा। याद रहेगा, ऑप्टिमम होगा। याद रहेगा ये। यस सर। प्राइमल ऑप्टिमम, डुअल ऑप्टिमम। अब दूसरी है स्टेटमेंट, बल्कि पहली स्टेटमेंट, प्राइमल नॉट ऑप्टिमम देन डुअल विल बी नॉन फिजिबल। नॉन फिजिबल या इनफिजिबल, हम उसको वैसे कहेंगे। तो अब आपने 2 पॉइंट ध्यान में रखने हैं। अगर आपका प्राइमल नॉन ऑप्टिमम में तो आपका डुअल क्या होगा? इनफिजिबल।
और अगर आपका प्राइमल ऑप्टिमम है तो डुअल भी ऑप्टिमम होगा। तो ऑप्टिमल से ऑप्टिमल, नॉन ऑप्टिमल से इनफिजिबल। तो जहां ऑप्टिमल की बात होगी, एजम्पशन होती है वो फिजिबल भी होता है। तो फिजिबल की बात कभी हम करते हैं और कभी हम बाय डिफॉल्ट समझते हैं। जब ऑप्टिमम कह दिया तो फिजिबल तो है ही, तो इसलिए फिजिबल का वर्ड साथ साथ हम इस तरह से लेके जाएंगे। तो मैं फिर ये स्टेटमेंट दिखाता हूं, आप याद कर चुके होंगे। इफ, ये प्राइमल की बात होने लगी है, इफ द फिजिबल सोल्यूशन टू द प्राइमल इज नॉट ऑप्टिमम, यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्राइमल में जो ऑप्टिमल सोल्यूशन है वो फिजिबल तो है लेकिन नॉन ऑप्टिमम है, देन करस्पॉन्डिंग डुअल विल बी इनफिजिबल। दूसरी स्टेटमेंट है फिजिबल सोल्यूशन टू द प्राइमल इज ऑप्टिमम, यानी प्राइमल का सोल्यूशन ऑप्टिमम है, देन करस्पॉन्डिंग डुअल विल बी फिजिबल एंड ऑप्टिमम, वो भी ऑप्टिमम होगा और साथ हमने फिजिबल भी बता देना जी। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में ना सिर्फ इनको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू ये करके दिखाई थी आपको प्रीवियस वीडियो में। अगर कोई किसी स्टूडेंट ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किया तो वो प्रीवियस वीडियो देख ले। इन दो की एक डिफरेंट एंगल से एग्जांपल के थ्रू मैंने बताया था। प्राइमल ऑप्टिमम नॉट प्राइमल नॉट ऑप्टिमम डुअल इनफिजिबल, प्राइमल ऑप्टिमल डुअल ऑप्टिमम जी। यही दो पॉइंट्स आज हम करके देखते हैं और आज हम सिंप्लेक्स टेबल को इन्वॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सिंप्लेक्स टेबल को इन्वॉल्व नहीं किया था। देखिएगा ये कौन सा प्रॉब्लम है आपके माइंड में है, ये कुछ जान पहचान है इस प्रॉब्लम से जी स्टूडेंट्स? ये वो प्रॉब्लम है जब मैंने ऑपरेशन रिसर्च का स्टार्ट लिया था रेडीमिक्स, तो पहला जो मॉडल मैंने आपको सिखाया था एक्सटीरियर इंटीरियर पेंट का था रेडीमिक्स, और मैंने उस वक्त कहा था कि थ्रू आउट हम इसको लेके चलेंगे, ये एंड ऑफ सेमेस्टर तक ये एग्जाम्पल प्रोटोटाइप एग्जाम्पल के तौर पे रोल प्ले करेगी। तो देखिए आज भी हमने वही प्रॉब्लम लिया और ये मेरे सामने उसका सिंप्लेक्स मेथड से मैंने सॉल्व करके दिखाया। और कितनी दफा आप सॉल्व कर चुके हैं ये सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया। सिर्फ एक फर्क है, स्टैंडर्ड फॉर्म पहले हम जब बनाते थे तो उसमें स्लैक वेरिएबल्स हम यूज करते थे S1 S2 S3 S4, उनके सिर्फ लेबल चेंज किए। तो मैंने U1 U2 U3 U4 यूज कर रहा हूं। तो ये क्यों चेंज किया? पहले एक ही प्रॉब्लम होता था प्राइमल, उस वक्त हमें डुअल का पता ही नहीं था, तो हमने स्लैक वेरिएबल को S के नाम से जाना, स्लैक। तो स्लैक S से शुरू होता है, तो हमने S वेरिएबल S सीरीज से स्लैक वेरिएबल को यूज किया। तो अब प्राइमल के बाद डुअलिटी भी आ गई। तो दो तरह के एलपी प्रॉब्लम है, एक प्राइमल वर्जन है और दूसरा डुअल वर्जन। तो उसको डुअल को भी हम सॉल्व कर सकते हैं सिंप्लेक्स मेथड से, उसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना होगा, वहां भी स्लैक वेरिएबल यूज हो सकते हैं। तो इसलिए दो प्रॉब्लम्स हैं, तो स्लैक वेरिएबल की नोटेशन को चेंज कर लेते हैं ताकि याद रहे कि ये स्लैक वेरिएबल कौन से प्रॉब्लम का है। तो जस्ट फॉर कन्वीनियंस कि हम ये देखना चाह रहे हैं, अगर मेरे पास मैं प्राइमल प्रॉब्लम में जो स्लैक वेरिएबल्स ले रहा हूं वो U सीरीज ले रहा हूं, ये देखिए U4 है तो U1 U2 U3 U4। अब मैं इस थ्रू आउट द कोर्स में जब भी स्लैक वेरिएबल्स लूंगा प्राइमल प्रॉब्लम के, तो उसको U1 U2 U3 की फॉर्म में S सीरीज को मैं हटा देता हूं, क्योंकि इस कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन में ये जानना जरूरी है कि वेरिएबल कोई सामने हो और आपने ये देखना है कि ये प्राइमल का है या डुअल का है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो इसलिए मैं फिक्स कर रहा हूं कि मैं प्राइमल के लिए U सीरीज लूंगा स्लैक वेरिएबल्स की। तो और डुअल का जो प्रॉब्लम होगा, अगर उसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है और वहां पे मुझे स्लैक वेरिएबल्स चाहिए, उनके लिए मैं V सीरीज लूंगा। तो U आपके स्लैक वेरिएबल्स होंगे प्राइमल के और V आपके स्लैक वेरिएबल्स होंगे डुअल के। तो ये कन्वेंशन में यूज करने लगा हूं। अभी आपके सामने ये मॉडल है, सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन है
और ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो मैंने सिंप्लेक्स मेथड से आपको करवाया था ये वही है। जस्ट उसको 1 to 3 मिनट गो थ्रू करते हैं और फिर अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। लेसन कंस्ट्रेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया, स्लैक वेरिएबल्स ऐड कर दिए, पहली कंस्ट्रेंट में u1, दूसरी में u2, u3 और u4, फिर इनको टेबल के अंदर प्लेस कर दिया। ये z भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ले, -5, -4 और ये जीरोस, और ये सारा मॉडल आपने इधर प्लेस कर दिया कंस्ट्रेंट सेक्शन में। ये जो सॉल्यूशन है ये आपने इधर प्लेस कर दिया। तो ये हमारी फर्स्ट आइटरेशन थी, और फर्स्ट आइटरेशन में हमारा स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन था। इनमें x1 x2 0 पुट करके u1 u2 u3 u4, u1 इक्वल टू 24, u2 इक्वल टू 6, u3 1, u4 2, ये आपका स्टार्टिंग। अब हमने सिंप्लेक्स से सॉल्व किया। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में मोस्ट नेगेटिव एंट्रिंग होगा, -5 इज द मोस्ट नेगेटिव कोएफिशिएंट, और आपने इसको एंट्रिंग बना लिया। फिर हम रेशियो कैलकुलेट करते थे, सॉल्यूशन कॉलम डिवाइडेड बाय पिवटल कॉलम, तो 24 डिवाइडेड बाय 6, 6 डिवाइडेड बाय, ये रेशियो आप लोगों को ये चीजें ऑलरेडी पता है। तो मिनिमम रेशियो हम लिविंग वेरिएबल के तौर पे लेते थे, वो 4 है। इन्फिनिटी और नेगेटिव को इग्नोर कर देते थे। तो ये लिविंग रो, एंट्रिंग x1, लिविंग u1, तो u1 की जगह पे x1, और अगेन हमने रो ऑपरेशंस के जरिए ये सारी कैलकुलेशंस की। करने के बाद देखा ये नया सॉल्यूशन हमारे पास आ गया सेकेंड आइटरेशन में। क्या ये ऑप्टिमल है या नहीं? z रो में देखा मैक्सिमाइजेशन है, एक भी नेगेटिव हो तो वो ऑप्टिमम नहीं होता, इट मींस ये नॉन ऑप्टिमम। अगेन नेगेटिव को एंट्रिंग, फिर रेशियो कैलकुलेट की, और वहां से मिनिमम रेशियो ये 3/2, लिविंग u2, एंटरिंग x2 एंटर किया, u2 लीव कर दिया, अगेन कैलकुलेशंस, तो एक नया सॉल्यूशन आया। और z रो को हमने देखा सारे के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो चुके हैं, इट मींस ऑप्टिमलिटी अचीव हो गई है। ये आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। बताइएगा, ये तो सिंपल है ना, इसमें तो कोई इश्यू नहीं है जी, बताइएगा। यस सर। तो ये वही प्रॉब्लम है जो हमने फर्स्ट, सिर्फ मैंने उसी एग्जांपल को इसलिए लिया ताकि इस एग्जांपल में हम वेरिएबल्स की नेचर को भी जानते हैं, तो मुझे आसानी होगी। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन है वो है ये वाला x1 3, ये मैंने देखिए तमाम वेरिएबल्स जो हैं इन सबको आंसर करना होगा। पहले जब मैंने आपको ये सिंप्लेक्स मेथड फर्स्ट टाइम करवाया था तो मैंने कहा था जस्ट डिसीजन वेरिएबल्स को ही आंसर कर दें, स्लैक वेरिएबल की वैल्यूज यूज करने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। और मैंने उस वक्त ये भी कहा था लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको ये बताऊंगा ये जो स्लैक वेरिएबल्स की वैल्यूज हैं ये होती क्या है। तो अब आपने देखना है कि ये बहुत हर चीज, अब आप ये समझ लें कि लास्ट 4 लेक्चर्स हैं आपके, अभी 4 लेक्चर्स में हम हर चीज को वाइंड अप करने लगेंगे, तो हर चीज को एड्रेस करेंगे, हर चीज खुलने लग जाएगी और आपको पता चलेगा जो स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट को में इंटरेस्ट ले रहे हैं, एक तो स्टूडेंट होता है ना वो पासिंग के लिए सब्जेक्ट पढ़ रहा है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो स्टूडेंट्स वाकई फील कर रहे होंगे कि ऑप्टिमाइजेशन, उनको एक नई बात पता चली है स्टूडेंट लाइफ में कि अगर एक रियल लाइफ में प्रॉब्लम कोई ऑप्टिमाइजेशन क्लास का है और उसमें लीनियरिटी है और वो लीनियर प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो सकता है, तो इस सेंचुरी में इससे बेहतर मेथड नहीं आया, सिंप्लेक्स मेथड से बेहतर। तो पूरी लीनियर प्रोग्रामिंग 1960s में ये डिस्कवर हुई थी और सिंप्लेक्स मेथड वो उस सेंचुरी का एक ऐसा बेस्ट एल्गोरिथम था जो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे देता है। तो मैं जो स्टूडेंट्स ये इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं कि उन्होंने वाकई अपनी लाइफ में एक नई प्रोग्रामिंग सीख ली, लीनियर प्रोग्रामिंग, उनके लिए मैं कह रहा हूँ ये लास्ट 4 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हर चीज वाइंड अप होगी और अब आपको हर चीज का पता चलेगा ये क्या है। तो उस वक्त मैंने कहा था जस्ट डिसीजन वेरिएबल्स को लेंगे, स्लैक वेरिएबल्स को फिलहाल इग्नोर कर दें,
अब आप देखेंगे कि ये सिलेक्ट वेरिएबल्स हैं क्या, तो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग का ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा कि कंप्लीट सॉल्यूशन में हर वेरिएबल की क्या मीनिंग है। तो जैसे ये इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट है, तो ये आपके पास आंसर लास्ट आइटरेशन में आया x1 = 3, और आपको याद होगा ये x1 आई थिंक एक्सटीरियर पेंट था मेरे ख्याल में, तो आप कह सकते हो x1 जो है ये 3 टन्स, ये मीनिंग है इसकी। x2 3/2 होता है 1.5, तो आई थिंक ये x2 इंटीरियर पेंट होगा, तो x2 आपका जो है 1.5 टन्स, ये आंसर आया। और u3 जो कि प्रीवियस प्रॉब्लम में जब हम कर रहे थे तो ये S3 था, अब मैंने U सीरीज ली है, तो U3 5/2, ये देखना है हमने ये क्या चीज है, ये U3 है क्या। और U4 1/2 आ रहा है, ये भी देखना है ये क्या चीज है। तो अभी इसको देखने की जरूरत नहीं, फिलहाल ये लास्ट 4 सेशंस में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे ये क्या चीज है। तो अभी मेरे पास सॉल्यूशन है 4 वेरिएबल्स के आंसर तो ये पड़े हैं, इसमें मिसिंग कौन से हैं, U1 U2, और वो नॉन बेसिक है, वो 0 है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा x, इस सॉल्यूशन को कैसे रीड करेंगे, x1 3, x2 3/2, U1 इधर नहीं है, U1 0, U2 0, U3 आपके सामने है 5/2, और U4 भी इधर मौजूद है 1/2, और इसकी z वैल्यू क्या है, ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ z 21। तो इस पूरे सॉल्यूशन को आप कंप्लीट सेट में इधर लिख दिया, ये है आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द प्राइमल। और ये जो रेडीमिक्स का ओरिजिनल प्रॉब्लम लिया, इसको मैं प्राइमल प्रॉब्लम कह रहा हूं। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन। इस सिंपलेक्स टेबल के अंदर ही डुअल का सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, सिर्फ देखने वाली आंख चाहिए कि कैसे हमने ढूंढना है कि कहां पे पड़ा हुआ है। देखें, मैं आपको ये कहता हूं, फर्ज करें ये आपके सामने एक प्राइमल प्रॉब्लम है, मैं आपको कहता हूं इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करें। क्या मेथड है, ये आपके पास एक मॉडल है और मैं कहता हूं इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए मुझे, कैसे फाइंड आउट करेंगे बताइएगा। बताइएगा जी स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? सिंपल सा क्वेश्चन किया मैंने, ये आपके पास एलपी मॉडल है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कौन सा मेथड है? भाई कौन सा मेथड है? मुनीब अहमद, माइक ऑन करें प्लीज। मुनीब, आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो आप लोग? बासित फैयाज अटेंड करने हैं जी, सर, अटेंड करने हैं लेक्चर। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, दोबारा से बताएं। माइक ऑफ क्यों करते हैं, माइक ऑन रखें। जी क्या कहा आपने? सर अच्छा अटेंड कर रहे हैं लेक्चर, ये तो शोर है ना, इस वजह से माइक ऑफ किया हुआ है मैंने। शोर है माइक, तो मैंने कहा चले कोई और स्टूडेंट माइक ऑन करेगा? सप्ताह आप ही ऑन कर लें, सप्ताह। हाँ मैंने पूछा है, सप्ताह आप सुन रहे हो मुझे? यस सर। हाँ मैंने पूछा है, ये आपके सामने मॉडल है एक, ये वाला, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, कौन सा मेथड आपको सिखाया गया है? जी नो आइडिया? नो आइडिया। यस अच्छा, सर। कोई और स्टूडेंट बताएगा? सिंपलेक्स मेथड। सिंपलेक्स मेथड यार, सिंपल आज क्या स्टोरी कर रहे हैं? मैंने आपको ये देखिए सॉल्व करके ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढ के दिखाया, और फिर आप कह रहे हैं कि जी आइडिया नहीं है आप लोगों को सिंपलेक्स मेथड से।
तो मैं आगे लेक्चर में क्या आपको बताऊंगा, जबकि एक छोटा सा पॉइंट पूरा कोर्स पढ़ चुके हैं एलपी मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल का, और एलपी मॉडल को सॉल्व ग्राफिकल मेथड से करते हैं या सिंप्लेक्स ग्राफिकल मेथड से या अलजेब्राइक से। अलजेब्राइक में हमने सिंप्लेक्स मेथड देखा और सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व कर लिया। मैं तो जो चीज आगे एस्टेब्लिश करनी है तो उसका पहला पॉइंट ऐसे ही पूछ लिया आपसे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और नोबडी नोज। बड़ी परेशानी वाली बात है ये माइक ऑफ है, सर्दी लग रही है, माइक फ्रीज हो गया, आप तो फ्रीज हो गए, माइक भी फ्रीज हो गए जी। तो मैं आगे आपसे कैसे बात करूंगा, कैसे अगली बात बताऊंगा, जबकि आप अभी स्टार्ट पे चल ही नहीं रहे। हंसला, आपने देखा कि ये सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व होगा। तो मेरा क्वेश्चन आज का जो टॉपिक है वो ये है, ये आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम है। हंसल अपना माइक ऑन रखिएगा। ये आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम है। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आप क्या करोगे, इसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म, और सिंप्लेक्स टेबल से फाइनल आइटरेशन जो ऑप्टिमल होगी आप कहोगे इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया। तो हंसला मेरा आपसे क्वेश्चन है, ये इसका डुअल है, यानी इसको डुअल में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये डुअल है, तो डुअल भी एलपी प्रॉब्लम है। अगर मैं इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहूं तो कौन सा मेथड चूज करूं? जी हंसला, ये आपके हंसला आपको आवाज आ रही? सर आवाज कट रही है। नहीं, अभी चले, आप अब सुन रहे हैं। मेरा क्वेश्चन है, ये प्राइमल है, प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन x1 और x2 की वैल्यूज देखनी है, सिंप्लेक्स मेथड अडॉप्ट कर लिया, इसका डुअल ये बनाया, तो डुअल में इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ये भी एलपी प्रॉब्लम है, एलपी मॉडल है, इसको किस मेथड से सॉल्व करोगे? सर ये सर सरप्लस वेरिएबल ऐड करेंगे। क्या? हाँ नहीं, सरप्लस करेंगे, इसको भी सिंप्लेक्स मेथड से ही सॉल्व करोगे, राइट? यस पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप इसको सॉल्व करते हो सिंप्लेक्स मेथड से तो आपको आंसर मिल जाता है, और वो मैंने आपको करके दिखाया, ये देखें आ गया आंसर। अगर हम इसको सॉल्व करोगे तो इसके लिए भी मैंने सिंप्लेक्स मेथड चूज किया हुआ, जरा देखिएगा, ये देखिए, ये आपके पास एलपी मॉडल, वही प्राइमल प्रॉब्लम जो भी आपके सामने था रेडीमिक्स का, उसी का डुअल आपको नजर आ रहा है, ये डुअल है। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिया, जैसे अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि सरप्लस वेरिएबल, तो मैंने वो वी सीरीज, मैंने कहा था डुअल प्रॉब्लम में वी सीरीज लेंगे, तो मैंने वी सीरीज को लेके v1 v2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि आपके ग्रेटर देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स थी, और आपको याद होगा एम टेक्निक लगानी पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो हमने दो आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज किए, एक मैंने ले लिया R1, दूसरा R2, और फिर इसको एम टेक्निक से सॉल्व किया। तो आपके सामने है, एम टेक्निक में जब सॉल्व किया तो लास्ट पे ये सॉल्यूशन आया, y1 0.75, y2 0.5। तो जब इसका सॉल्यूशन लेना है तो हमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कौन से हैं, y1, y2, y3, y4, और दो नए वेरिएबल्स भी इन्वॉल्व हो गए, v1, v2, तो इस बल्कि r1, r2 भी है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में जो सारे वेरिएबल्स हैं हमें सिर्फ वैल्यूज मिली, y1 इक्वल टू 0.75, y2 0.55, दो वैल्यूज हमें मिल गई, बाकी सारी की सारी जीरोस होंगी जो इसमें मिसिंग है। मींस y3 इधर नहीं है, 0, y4 0, v1 v2 इधर लिखनी चाहिए थी, वो भी 0 है, r1 और r2 वो भी 0 है। तो ये हमारा ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखेंगे तो y1 0.75, y2 0.5, y3 0, y4 0, v1 0, v2 0, r1 0, r2 0। तो ये हमारा, अगर मैं इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहता हूं तो सिंप्लेक्स मेथड से इस तरह से सॉल्व होगा। अब मेरे पास
क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? क्वेश्चन ये बनता है, देखिएगा, मैं फिर से एक दफा और पूछ लें, आप जरा बताइएगा काइंडली। ये आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम है, इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए आप सिंपलेक्स मेथड लगाओगे, सॉल्व करके आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसका डुअल भी एग्जिस्ट करता है, वो मैंने डुअल में कन्वर्ट करके ये लिखा है इसका ओरिजिन, ये इसी रेडीमिक्स का डुअल है। इसको इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया बताइएगा? तो सिंपलेक्स मेथड अप्लाई करके इसका फाइनल आंसर निकाला। इसके ऊपर भी सिंपलेक्स लगाया और फाइनल आंसर मिल गया हमें। अब क्वेश्चन ये है कि क्या एक का, अगर हमें एक को सॉल्व कर ले हम सिंपलेक्स मेथड से, क्या दूसरे को भी सॉल्व करना जरूरी है? तो कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन कहती है कि मैं उसका आंसर दूंगी, आपको दूसरे को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आज का क्वेश्चन ये हुआ, अगर आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम है और इसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन आप सिंपलेक्स मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो और कर लेते हो, और आपसे कहा जाता है डुअल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताएं, तो आपको इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के थ्रू भी ये आंसर कर सकते हो। जी अंजला, क्लियर हुआ पॉइंट ये? यस सर। आज का क्वेश्चन, और दूसरा इसको रिवर्स इस तरह से कह सकते हैं, अगर हमारे पास डुअल प्रॉब्लम है, ये डुअल गिवन है और मैं आपसे कहता हूं डुअल गिवन है, मैं आपसे कहता हूं इसके प्राइमल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं, यानी मेरे पास ये मॉडल गिवन है और मैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन पूछ रहा हूं प्राइमल का, दे रहा हूं मैं डुअल प्रॉब्लम और आंसर पूछ रहा हूं प्राइमल का ऑप्टिमल। तो आप क्या करोगे, ये आपके सामने है डुअल, आप इसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करोगे डुअल को एम टेक्निक के जरिए, और उससे आप कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगा के प्राइमल का ऑप्टिमल भी आंसर कर सकते हो विदाउट सॉल्विंग प्राइमल प्रॉब्लम। क्लियर हुई? जी बताइएगा आप, यानी मैंने ये बात की है, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम आपको प्राइमल दिया है, मैंने प्राइमल को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कर लो, डुअल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डुअल में कन्वर्ट करके सिंपलेक्स लगाने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री कंडीशन आपको उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन सॉल्व करने का तरीका बताएगी। ये वर्जन है। दूसरा, अगर आपके पास डुअल गिवन है, प्राइमल नहीं गिवन, डुअल गिवन है, तो डुअल का ऑप्टिमल सॉल्व करो यूजिंग सिंपलेक्स मेथड, और मैं सिंपलेक्स का ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो डुअल को अगेन प्राइमल में कन्वर्ट कर दे, करने के बाद प्राइमल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बता देगी। जिस तरह प्राइमल को सॉल्व किया और उसने डुअल का भी ऑप्टिमम बता दिया कॉम्प्लीमेंट्री ने, इसी तरह डुअल अगर गिवन है, डुअल को सॉल्व करते हुए आप प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बता सकते हो। ये है आज का क्वेश्चन जिसको हमने अभी एड्रेस करना है। जी बताइएगा, क्वेश्चन क्लियर है? जी सर। जी अब माइक ऑफ कर लें और हम देखते हैं, एक प्रॉब्लम अगर हमें गिवन है और उसको हम सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, तो करस्पॉन्डिंग जो प्रॉब्लम है उसको सिंपलेक्स से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस से उसका आंसर दिया जा सकता है। और रिवर्स क्या है, अगर डुअल गिवन है उसको प्राइमल सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करें और प्राइमल को सॉल्व किए बगैर प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी बताया जा सकता है। तो पहला एक एंगल लेते हैं हम, प्राइमल हमारे सामने है, ये देखिए, माइंड में रखिएगा एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास अभी टाइम है 25 मिनट्स, बल्कि आधा घंटा ही, 30 मिनट्स हमारे पास है। तो बहुत इजी है, सिर्फ एक्टिव रहना है, आपने मेरी बात सुननी है। और एक बात और चीज याद कर लें, आपको पता होगा, जरा इसमें देखते हैं, मैंने आपको कहा था
इस प्राइमल के कोई एक स्टूडेंट अगर मेरे साथ मिल जाए तो बहुत आसानी से ये समझ आ जाएगी जिसका माइक ठीक है। अब देखें किसी का भी माइक ऑन नहीं होता। कौन स्टूडेंट मेरे साथ अभी बात करेगा? साथ मिल जाए बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। जी कौन हेल्प करेगा मेरी? माइक ऑन करें प्लीज, जल्दी करें, टाइम वेस्ट ना करें। 30 मिनट्स में हमने प्रॉब्लम वाइंड अप करना है। कोई एक स्टूडेंट माइक ऑन करे। यस सर। आपका गुड नेम? सर मैं सत्यन बात कर रहा हूँ। सप्तान जरा ऊंचा बोलिएगा, आपकी आवाज कम है। अच्छा सप्तान जरा मेरे साथ रहिएगा। ये जो प्राइमल प्रॉब्लम है इसके डिसीजन वेरिएबल्स कौन से हैं? ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी आपके सामने, ये टोटल वेरिएबल्स हैं। इनमें से डिसीजन वेरिएबल्स कौन से हैं? कोई और स्टूडेंट अगर बता सके। X1, X2. X1, X2, U2, U1. हाँ X1 और X2। चले अब आप साथ रहना मेरे, देख लें 30 मिनट्स में कंप्लीट प्रॉब्लम आपकी समझ में आ जाएगा अगर आप अब से एक्टिव रहें और बात सुने। डिसीजन वेरिएबल्स हैं इसके X1 X2। इस प्रॉब्लम के स्लैक वेरिएबल्स कौन से हैं? U1, U2, U3, U4. U1. ये U सीरीज। तो माइंड में रखें ये जो सेट है ये डिसीजन वेरिएबल्स प्राइमल, ये स्लैक वेरिएबल्स ऑफ प्राइमल। वापस चलते हैं इसको डुअल वर्जन में इसके, ये इसके वेरिएबल्स हैं। इसके डिसीजन वेरिएबल्स कौन से हैं? Sir, basic variable Y1, Y2, Y3, Y4. ये Y1, Y2, Y3, Y4। इसके स्लैक वेरिएबल्स कौन से हैं? V1 and V2. V and V2। देखिए माइंड में रखिएगा ये इसके डिसीजन वेरिएबल्स है प्राइमल के, ये स्लैक वेरिएबल्स हैं प्राइमल के, ये डिसीजन वेरिएबल्स हैं डुअल के, और ये स्लैक वेरिएबल्स हैं डुअल के। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने मैपिंग की थी जो प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स हैं उसका किन वेरिएबल्स के साथ प्रोडक्ट लिया था। लास्ट लेक्चर में जी V1 और V2 के साथ। V1 और V2 के साथ। इसको मैं ऐसे कहूंगा प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स का डॉट प्रोडक्ट हमने लिया था डुअल के स्लैक। इधर डिसीजन है, दूसरे प्रॉब्लम में स्लैक। इधर के डुअल का प्रोडक्ट लेते हैं, सॉरी प्राइमल के डिसीजन वेरिएबल्स का हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे डुअल के स्लैक के साथ। इसी तरह डुअल के डिसीजन का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ देंगे? प्राइमल के स्लैक के साथ। प्राइमल के स्लैक। अब मैपिंग ज़हन में रखिएगा, x की मैपिंग v के साथ है और y की मैपिंग u के साथ है। तो एक का डिसीजन दूसरे का स्लैक, दूसरे का डिसीजन पहले का स्लैक, ये ज़हन में रखिएगा। अब मैपिंग अगर इंडिविजुअल देखी जाए x1 की किसके साथ मैपिंग होगी? x1 So V1, v1। x2 की मैपिंग किसके साथ होगी? V2, v2। इसी तरह y1 U1, y2 U2. तो y3 y4 u3 u4। ये अगर आपको मैपिंग पता चल गई तो देखें बगैर दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व किए कैसे आंसर आता है, जरा देखिएगा। बस ये छोटा सा पॉइंट है। देखें ये हमने प्रॉब्लम, मैंने आपको कहा था ना प्राइमल का प्रॉब्लम आपके सामने है, इसको आपने सिंप्लेक्स से सॉल्व किया और आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया ना। तो अब आपने कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन लगा के इसका जो करस्पॉन्डिंग डुअल सॉल्यूशन है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बताना है। तो देखें क्या होता है, ये x1 है, इसके साथ किसकी मैपिंग की थी हमने? v1 v1। अब ये x1 टॉप पे है, बॉटम पे इसके सामने v1 प्लेस कर दे। ये क्या है? x2,
इधर क्या प्लेस करेंगे? V2 V2, ये V2। U1 इसके सामने क्या प्लेस करेंगे? Y1 Y1। U2 Y2। Y2 U3 Y3। U4 Y3 Y4। आपने इनके सामने वो करस्पॉन्डिंग मैपिंग के साथ वेरिएबल प्लेस कर देने। अब देखें, यही डुअल के वेरिएबल्स है, ये डुअल के वेरिएबल्स है ना, Yes sir. तो ये आपके डुअल के डिसीजंस हैं और ये डुअल के स्लैक हैं। इनकी वैल्यूज ये 0 के अंदर पड़ी हुई। V1 क्या है बताइएगा? 0। V2 क्या है? 0 0। Y1 3/4 3/4। Y2 1/2। 1/2 Y3 0। Y4 0। जो मैंने अभी आपको दिखाया था ये वही वैल्यूज है, जरा गौर कीजिएगा। Y1 3/4 है, Y2 1/2 है और बाकी सब जीरोस हैं। देखिए मैंने बगैर सॉल्व किए आपको आंसर दे दिया, ये मैं सॉल्व करके भी दिखाया हुआ है, वो देखते हैं। ये देखें डुअल को सॉल्व किया हुआ है, एंड पे क्या मिला? 0.75 Y1। ये वही इधर फ्रैक्शंस में है, उधर मैंने वो उसको स्लैश करके लिखा हुआ है। Y2 ये और बाकी सारे जीरोस हैं। बताइए वही सोल्यूशन नहीं है जो उधर डायरेक्ट मिल गया हमें, राइट? Yes sir. तो अब देखें, आपने इसको सॉल्व किए बगैर करना क्या है? सिर्फ एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने, उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमें इधर से मिल जाने और डुअल का सॉल्यूशन उसी आइटरेशन की 0 के अंदर से उठा लेना। तो देखिएगा मैपिंग करनी है V1 V2 Y1 Y2 Y3 Y4 और आपने Z में से V1 0 V2 0 Y1 ये 3/4 जो 0.75 लिखा हुआ था, Y2 1/2 Y3 0 और Y4 0। तो आपको ये मैंने सिर्फ आखिरी आइटरेशन देखें, इस आखिरी आइटरेशन को इधर से मैंने उठाने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इधर भी ऐसे आंसर किए जा सकते हैं। ये मैंने आखिरी आइटरेशन को उठाया तो V1 0 V2 0 3/4 ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन देखें, यहां से ये उठाया, ये ऑप्टिमम टू द प्राइमल, और Z से जो उठाया ये ऑप्टिमम टू द डुअल। बताएं कोई इश्यू तो नहीं यहां तक? No sir. एक चीज हमने कही थी, अगर प्राइमल ऑप्टिमल है तो डुअल भी ऑप्टिमल है। तो ये देखें, ये प्राइमल ऑप्टिमल है, आपने ऑप्टिमल आइटरेशन में देखा, और डुअल फिजिबल और ऑप्टिमल। देखिए डुअल में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। ऑप्टिमल प्राइमल का जो डुअल करस्पॉन्डिंग डुअल होता है वो भी ऑप्टिमम होता है। मैंने कहा था हर प्राइमल सॉल्यूशन के करस्पॉन्डिंग एक डुअल सॉल्यूशन होता है, तो ये प्राइमल का ऑप्टिमम है, इसका करस्पॉन्डिंग डुअल ऑप्टिमम ये पड़ा हुआ है, तो ये लिख दिया। तो अब आपने वो भी वेरीफाई हो गया कि अगर प्राइमल का सॉल्यूशन ऑप्टिमम होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल भी ऑप्टिमम होगा, ये भी चेक हो गया। और ये भी पता चल गया कि डुअल का सॉल्यूशन ऑप्टिमम फाइंड आउट करने के लिए आपको उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन ने हमें ये बता दिया। दूसरा पॉइंट क्या था? अगर आपका प्राइमल नॉन ऑप्टिमम हो तो डुअल क्या होता है? ये फर्स्ट आज के लेक्चर में स्टार्ट पे कहा था, जी बताइएगा, कौन बताएगा? अगर प्राइमल प्रॉब्लम नॉन ऑप्टिमम हो तो डुअल विल बी इनफिजिबल। इसको टेस्ट करता हूं और कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के थ्रू ही हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये देखें, मैंने कहा था लास्ट आइटरेशन ऑप्टिमल होती है और जो उससे पहली वाली आइटरेशंस होती हैं ये नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशंस होते हैं। ये जो सॉल्यूशन पड़ा हुआ है प्राइमल का, ये ऑप्टिमम है या नॉन ऑप्टिमम? ये वाला बताइएगा। नॉन ऑप्टिमम। नॉन ऑप्टिमम। क्यों? ये लास्ट आइटरेशन वाला सॉल्यूशन ही ऑप्टिमम है, ये नॉन ऑप्टिमम है। इसका करस्पॉन्डिंग डुअल कहां पड़ा हुआ है? इसी आइटरेशन की 0 के अंदर। यही आज सीख रहे हैं ना। तो मैं सिर्फ सेकंड आइटरेशन को उठाने लगा हूं, इधर से उठाने की जरूरत नहीं, आप इधर भी देख सकते हो।
आप x1 के सामने v1 लिख दो, ये v1, ये v2 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 और y4। उसी तरह नॉन ऑप्टिमम आइटरेशन से भी डुअल का सॉल्यूशन हम देख सकते हैं। जिस तरह से हमने इसका डुअल इधर से उठाया था, इस नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन का डुअल कहां होगा, इसके अंदर। तो मैंने इस आइटरेशन को अलग करके इधर दिखा दिया। ये है नॉन ऑप्टिमल प्राइमल सॉल्यूशन, और इसका डुअल कहां पे है, ये वाला v1 v2 v3 v4। ये मेरे पास ऑप्टिमम नहीं है, प्राइमल का नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन, क्योंकि सेकंड आइटरेशन का था। नॉन ऑप्टिमम इसलिए कि इसकी जीरो के अंदर अभी एक नेगेटिव एग्जिस्ट कर रही है, ऑप्टिमलिटी तो अचीव नहीं हुई, तो इट मींस ये नॉन ऑप्टिमम है। ये प्राइमल का नॉन ऑप्टिमम, और डुअल का कौन सा है, इनफिजिबल। इसकी जीरो उठाई और देखें v2 नेगेटिव है, तो ये इनफिजिबल। तो टेस्ट भी हो गया कि अगर प्राइमल का नॉन ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल उसी आइटरेशन में जीरो के अंदर से हम उठा रहे हैं, तो वो इनफिजिबल होगा। और पहले हमने क्या किया था, अगर प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन है तो उसका करस्पॉन्डिंग डुअल जो हमने उसकी जीरो से उठाया था वो भी ऑप्टिमम फिजिबल था, ऑप्टिमम था। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। तो अभी हमने क्या किया है, मेरे पास ये प्राइमल का ये वर्जन था, और मैंने क्या किया, डुअल का भी आंसर इधर से ले लिया। ये ऑप्टिमल आंसर प्राइमल का। तो मुझे देखिए, मैं क्वेश्चन आपको एग्जाम में ये देता हूं, कहता हूं ये गिवन है, इसके डुअल का ऑप्टिमम निकालो। तो आपके पास एक मेथड ये है कि इसको डुअल में कन्वर्ट करो और उसको सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व कर लो। ये भी एक मेथड है आपके पास। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, अगर आप इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो तो फिर आपको डुअल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसी से ही कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन से डुअल का सॉल्यूशन ऑप्टिमल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। यही आज हम सीख रहे हैं, इस तरह से कर सकते हो। दूसरा एंगल क्या था, अगर हमारे पास डुअल गिवन है, डुअल, और मैं आपसे पूछ रहा हूं x1 x2 की ऑप्टिमल वैल्यूज क्या हैं, तो आप डुअल को सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करो और ऑप्टिमम लेवल से उसकी W रो के अंदर, उधर W रो होती है, W रो के अंदर प्राइमल का सॉल्यूशन उठा लोगे। जरा देखते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिवर्स करके इसको सॉल्व करने लगा हूं। यही जो वैल्यूज है ना, 3, 3/2, 5/2, 1/2, हम जरा और डुअल से ये कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्ट करते हैं। अब क्वेश्चन हमारे पास है, ये मेरे पास ये गिवन है, मैं आपसे कहता हूं ये गिवन है, मुझे इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रॉब्लम है, ये एक प्रॉब्लम है जिसको हम डुअल कह रहा हूं, तो इसका डुअल का डुअल वर्जन वो होता है प्राइमल। तो इसके प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन क्या होगा, तो आपको सिंपली इसको सॉल्व करें, सॉल्व हो गया, ये आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल इसका है। और मैं कहूंगा इसका करस्पॉन्डिंग जो प्राइमल सॉल्यूशन है उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन बगैर सॉल्व किए बताएं, और कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस को यूज करते हुए। तो मैंने अभी क्या कहा था कि वो सॉल्यूशन हम इस W रो से कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं, राइट? जी सर, कर सकते हैं। तो अभी देखें, थोड़ा सा इसमें एक चेंज है जो नहीं सीखनी है। y1 का करस्पॉन्डिंग कौन सा वेरिएबल होगा दूसरे प्रॉब्लम में, y1, y1 की मैपिंग किसके साथ करनी है, U1 के साथ करें। U1 प्राइमल का स्लैक होगा ना, ये डुअल का डिसीजन है, तो ये U1, कोई इश्यू तो नहीं है। नो सर। y2 की मैपिंग करनी है हमने U2 के साथ, y3 U3 उसी तरह बॉटम पे मैं प्लेस कर रहा हूं, y4 U4, और ये है आपका
V1 की मैपिंग किसके साथ होगी? X1, V2 की मैपिंग X2, और ये आर्टिफिशियल जो वेरिएबल्स होते हैं इनके नीचे कोई मैपिंग नहीं करनी। तो आप देख सकते हो आपके U1 की वैल्यू आप इस रो से उठा सकते हो। U1 क्या है बताइएगा? 0 0। U2, 0 U3, -2.5 तो आपने अभी मैंने उधर देखा, उधर U2 आ रहा था 2.5, इधर नेगेटिव है, बस इतना फर्क है। U4 -0.5, उधर हाफ था 1/2, पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव है। X1 -3, आपने देखा है उधर X1 क्या था? X1 क्या था? 3 टर्न्स, इंटीरियर एक्सटीरियर पेंट एग्जांपल है, ऑप्टिमम सॉल्यूशन। X2 1/2 था, 1.5, इधर नेगेटिव। सिर्फ आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यूज हैं नेगेटिव हैं, तो माइंड में रखें अगर आपका, ये नया रूल बताने लगा हूं, अगर आपका प्रॉब्लम मेन का है, इसका डुअल और प्राइमल के साथ कोई वर्जन मतलब नहीं है, सिर्फ मेन के साथ आपने देखना है। अगर आपका प्रॉब्लम मेन है तो आपने दूसरे प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमम सॉल्यूशन इस रो से उठाना है। अगर ये मेन है तो उसको पूरी रो को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हुए उठाना है, और अगर मैक्स है तो एस इट इज उठाना है, माइनस से मल्टीप्लाई नहीं करना। आप देख सकते हैं मैं प्रॉब्लम में वापस जा रहा हूं उसमें और आपको दिखाता हूं उधर हमने माइनस के साथ क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया था, एज इट इज उठाया था। ये देखिए ये प्रॉब्लम है मैक्स को सॉल्व किया, और मैक्स के केस में मैंने कहा था जो आपने डुअल का उठाना है सॉल्यूशन वो एज इट इज उठाना है, उसको किसी भी साइन के साथ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो रूल ये हुआ अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन उस प्रॉब्लम का मैक्स है तो एज इट इज जो जी के अंदर पड़ा हुआ है, जीरो के अंदर, वही आपका ऑप्टिमम सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम का है। और अगर इधर मेन है तो फिर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। पॉइंट क्लियर हो गया? बताइएगा जी। यस सर। तो अभी देखें मैं फिर वापस आता हूं उसी प्रॉब्लम की तरफ। ये तो आपका, क्योंकि ये प्रॉब्लम मेन था, जब आपने सॉल्व कर लिया, ये आपका सॉल्यूशन है ऑप्टिमम सॉल्यूशन टू द डुअल, ये जो गिवन है, और आपने करस्पॉन्डिंग प्राइमल का सॉल्यूशन रो से उठाना है, उस आइटरेशन की इस रो से, वो डब्ल्यू रो होती है। क्योंकि ये मेन है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके उठाएंगे। तो ये देखिएगा ये आपके पास ये सॉल्यूशन है ऑप्टिमम टू द डुअल, और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके आपने इस रो से उठाया x1 3, x2 1.5, u1 0, u2 0, ये आ गया। u3 -2.5 है, माइनस के साथ मल्टीप्लाई 2.5, u4 प्लस साइन 0.5। तो ये स्टोरी है कि अगर आपके पास प्राइमल प्रॉब्लम गिवन है और आप उसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करते हो तो सिंप्लेक्स टेबल आपको प्राइमल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन कैलकुलेट करके दे देता है, और आप कॉम्प्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन के साथ उसका करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम जो डुअल है उसका ऑप्टिमम सॉल्यूशन उसकी जीरो से उठा के बता सकते हो। हाँ, सिर्फ जीरो एज इट इज उस वक्त उठाना है अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है, और अगर प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन का है तो जीरो को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके उठाना है। ये चीज बताइए। दूसरा पॉइंट हमने क्या किया, अगर आपके पास डुअल गिवन है और आप उसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करते हो और ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हो आखिरी इटरेशन में, तो डुअल का ऑप्टिमम सॉल्यूशन दे दिया सिंप्लेक्स मेथड ने, उसका करस्पॉन्डिंग प्राइमल का अगर ऑप्टिमम सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए
आपने उसको सॉल्व नहीं करना, उसकी W रो से उठा के आंसर बताना है, सिर्फ एज इट इज उठाना है या नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई करके उठाना है, ये डिपेंड कर रहा है जो गिवन प्रॉब्लम आपके पास डुअल है वो मैक्स था या मेन था। अगर मैक्स है तो W रो में एज इट इज उठाना है, और अगर मेन है तो W रो से माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके उठाना है। तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना वो गिवन प्रॉब्लम के ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स और मेन से रिलेटेड है। होपफुली आपने अंडरस्टैंड किया होगा। जी बताइएगा स्टूडेंट्स। जी सर ये जो आपने कहा W को पूरी रो से माइनस से मल्टीप्लाई करना है, हाँ तो 21 को माइनस से तो मल्टीप्लाई नहीं किया। देखिए बात सुने, 21 उसकी ऑब्जेक्टिव वैल्यू है। मैं सिर्फ बात आपको रूल ये बताया जो वेरिएबल्स के अंडर कोएफिशिएंट्स होते हैं वो आपका सॉल्यूशन है। जहां तक 21 की बात हो रही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये जो 21 है तो माइंड में रखिएगा ये रेडिमिक्स प्रॉब्लम है। मैं दोनों प्रॉब्लम आपको दिखाता हूं। प्राइमल में Z प्रॉफिट कहलाता है, तो ऑप्टिमम लेवल पे प्रॉफिट कितने हैं? $21,000। इसको 1000 में आपको याद होगा, 1000 में लेते थे। तो 21 आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर हम डुअल में लेते हैं तो W21 माइंड में रखिएगा जो ऑब्जेक्टिव वैल्यू होती है वो प्राइमल में जो वैल्यू उधर होती है, यानी मैक्सिमम प्रॉफिट जो उधर है, ऑप्टिमम लेवल पे WB21 ही होगा। क्लियर है पॉइंट? यस सर। तो आपको मैं थोड़ा सा और, अगर आप जरा मेरी पुरानी बात को जहन में रखें तो मैं आपको ये समझा सकता हूं। एक लेक्चर मैंने लिया था डुअलिटी की इंट्रोडक्शन में, अपर बाउंड के हवाले से, याद होगा आपको। उसमें मैंने कहा था एक प्रॉब्लम था, मैंने उसको एज्यूम किया था कि मैंने कहा था ये मैक्सिमम प्रॉब्लम है, सॉरी मैं ये कहा था कि ये आपका प्राइमल प्रॉब्लम है, इसका डुअल एक्चुअली होता क्या है। तो मैंने उसमें कहा था हमने एक्सपोज कर लिया था इन्फिनिटी अपर बाउंड, और हम उसको नीचे लेके आके देखना चाह रहे थे कि इसकी लीस्ट अपर बाउंड क्या होती है। तो प्राइमल में अगर रेडीमिक्स को लूं तो Z होगा 21, लेकिन अगर आपको नहीं पता, आप गेस करना चाह रहे हैं, तो दूसरा मेथड में उसको उसमें ये सिखा रहा था कि उस अपर बाउंड को नीचे लेके आते जाएं, और एक लेवल वो मैंने आई थिंक उसमें 36 भी आई थी अपर बाउंड, फिर 30 आई, फिर और रिड्यूस किया। तो ये अपर बाउंड लाते लाते रुकेगी कहां पे? जो Z प्राइमल में जो ऑप्टिमम है 21, तो उसको अगर रिड्यूस करेंगे तो वो वहीं पे आके रुकेगी। इट मींस डुअल का जो ऑप्टिमम रिजल्ट है, ऑप्टिमल वैल्यू है वो, और प्राइमल की ऑप्टिमल वैल्यू दोनों ऑप्टिमम आइटरेशन पे सेम आनी चाहिए। क्लियर हुआ पॉइंट? यस सर। अच्छा, ये तो था कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप उसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करते हो, और आपको मैं कहता हूं कि दूसरे प्रॉब्लम में, करस्पॉन्डिंग प्रॉब्लम में बगैर सॉल्व किए कैसे आंसर देते हो। एक तो ये हो गया। फर्स्ट करें मैं आपको क्वेश्चन देता हूं प्राइमल का, और ऑप्टिमम सॉल्यूशन भी आपको बता देता हूं, तो आप कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन से दूसरा सॉल्यूशन भी फाइंड आउट कर सकते हो, जो कि प्रीवियस लेक्चर में हमने यही काम किया था। तो अब एक और एडवांटेज, एक और लास्ट, आप सिर्फ 4 मिनट्स है मेरे पास, अटेंडेंस में आपकी जूम से ले लूंगा, तो 4 मिनट्स में मैं इसको वाइंड अप करने लगा हूं। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपको एक मेथड पता चल गया, कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस का एडवांटेज पता चल गया कि ये जाहिर है प्राइमल और डुअल में कोई रिलेशनशिप है जिसकी वजह से ये आपको दूसरे प्रॉब्लम का भी ऑप्टिमल बता देता है, और कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन उसी रिलेशनशिप को हाईलाइट कर रही है कि देखें Z में दूसरे प्रॉब्लम का ऑप्टिमल सॉल्यूशन पड़ा हुआ है, आप उसको उठा के बता सकते हो। तो ये था प्राइमल डुअल रिलेशनशिप की वजह से, प्राइमल डुअल रिलेशनशिप में कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन आपकी हेल्प कर रही है। लेकिन इस एक बहुत बड़ा और एडवांटेज आपको मिल रहा है,
तो कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टेड कंडीशन की हेल्प देखिएगा जरिए। पहले मुझे ये बताएं, एक चीज को मैं सॉल्व करते हुए दूसरे प्रॉब्लम को बता सकता हूं। ये मैंने प्राइमल को सॉल्व करते हुए प्राइमल का सॉल्यूशन और ये डुअल दोनों सॉल्यूशंस इसके जरिए मैंने बताया। और दूसरा तरीका क्या है, एक मैंने ये कैलकुलेशन की और ये डुअल का सॉल्यूशन और प्राइमल का इधर से बताया। तो मुझे ये बताएं आप कौन आपके लिए आइट्रेशंस में कैलकुलेशंस किस में कम है, इसमें या उसमें, पहले वाले में? प्राइमल में, पहले जी, वाले में, पहले वाले में। अब आपके पास एक और वेपन आपके हाथ आ गया। वो वेपन ये है, आपको मैं प्रॉब्लम देता हूं, कोई भी डुअल दूं या प्राइमल दूं, और आपको कोई भी वर्जन चाहिए, दोनों सॉल्यूशन तो मिल रहे हैं, उसी के अंदर आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का ओरिजिनल का भी मिल रहा है और उसका करस्पॉन्डिंग वर्जन का भी मिल रहा है। दोनों सॉल्यूशंस आपको दोनों तरह से मिल रहे हैं। तो आपको अगर यही प्रॉब्लम मैं देता हूं तो आप प्राइमल वाले को सॉल्व करोगे या इसको? आप एम टेक्निक थोड़ा सा एक्सपेंसिव होती है। तो देखें, अगर आपके पास ये गिवन है, आप इसको सॉल्व कर इसी का आंसर लेना चाह रहे हो, तो इसको ऐसे सॉल्व ना करो, बल्कि इसको डुअल में कन्वर्ट करो। डुअल का डुअल ले लो जो प्राइमल बन जाएगा। प्राइमल को सारी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू आ जाएंगी। सिंपल रेगुलर मेथड से सॉल्व करके आपको आंसर जो मिलेगा वो प्राइमल इसका अपोजिट वर्जन मिलेगा, लेकिन उसकी जेड रो के अंदर से इसका सॉल्यूशन उठा लो। तो ये भी तो एक इनडायरेक्ट मेथड हो सकता है। फॉलो करें इस पॉइंट को। जी जी सर, जब हम इसे प्राइमल में कन्वर्ट करके जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो तब भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके लेंगे? नहीं, वो डिपेंड करता है, जब इसको आप कन्वर्ट करोगे तो वो मैक्स में गया है या मिन में गया है। जाहिर है ये मिन है तो उधर जाके वो मैक्स में हो जाएगा। तो जो प्रॉब्लम मैक्स होगा, जब उसको सॉल्व करोगे तो मैक्स बता रहा है एज इट इज उठाने। और अगर मैं इधर क्वेश्चन देता हूं, ये मैक्स का देता हूं, ये डुअल में मैं मैक्स का देता हूं, फिर जब आप इसको डुअल का डुअल लोगे, प्राइमल में ले आओगे, वो बन जाएगा मिन, तब उसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उठाना। फॉलो करें? यस सर, यस सर। जब आप इसको कन्वर्ट करोगे, जो भी उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनेगा, वो मैक्स बने या मिन बने, उसकी बेस पे वो जीरो या डब्ल्यू रो उठानी है कि वो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है या। तो इस केस में ये मेरे पास मिन है, ग्रेटर देन कंस्ट्रेंट है, आपको नजर आ रहा है ये हैवी है, तो आप इसी का आंसर करना है। तो इसको सॉल्व ना करें, बल्कि इसको डुअल में कन्वर्ट करें, ये मिन मैक्स बन जाएगा, ये कंस्ट्रेंट्स लेस देन बन जाएंगी, और सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करो, क्योंकि उसमें ये मिन ने मैक्स बन चुका होना है, तो जी को एज इट इज उठा लो, वो आपका इन्हीं वेरिएबल्स की वैल्यूज होगी। सॉरी, वो जी को तो वैसे सॉल्व हो जाएगा, उसके ऑब्जेक्टिव से ये उठा लो। फॉलो करें इस पॉइंट को? यस सर। और अगर ये इधर मैं मैक्स कर दूं, यस सर, प्रॉब्लम को चेंज करता हूं, इधर मैक्स कर दूं, ये उधर कन्वर्ट होगा प्राइमल में डुअल का डुअल लेके, तो ये मैक्स, इधर मैंने मैक्स सपोज किया, उधर क्या बन जाएगा? मेन। आप उसको सिंप्लेक्स से सॉल्व करो और उसकी जीरो के अंदर जो आंसर पड़ा हुआ है उसका नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके उसको उठा लो, क्योंकि ये मैक्स था तो उधर वो मेन बना है। फॉलो किया पॉइंट? सर लेकिन आपने बताया था कि प्राइमल के अंदर हमेशा हमने मैक्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करना है। नहीं, वो मेथड का पार्ट था कि हमेशा मैक्स करके कन्वर्ट करना है। वो कह रहे थे, आप कन्वर्जन की बात कर रहे हैं? यस सर। नहीं, वो तो स्टैंडर्ड पहला पार्ट है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना, स्टैंडर्ड प्राइमल, लेकिन बाद में जाके उसको वापस ओरिजिनल शेप में ले आते हैं, हम एडजस्टमेंट भी करते होते हैं उसकी। कल क्विज भी था इसका। यस सर, यस सर। तो ठीक है, यानी ये मेन है तो इसका दूसरा वर्जन मैक्स होगा, ये मैक्स है तो मेन होगा। क्यों? वो सारी एडजस्टमेंट के बाद जो फाइनल आंसर आ रहा है उसको मैं उसकी बात कर रहा हूं। क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। और वैसे भी आपको एक और कॉमन सेंस बताऊं,
ये मिन है, तो इसकी ऑप्टिमैलिटी कब अचीव होगी? जब सारे नेगेटिव आएंगे तभी होगी ना। यस सर। तो सारे नेगेटिव आएंगे, तो ये मिन है, ये सारे नेगेटिव हैं। जब आपने इसका जी से दूसरे प्रॉब्लम का वर्जन उठाना है तो माइनस से मल्टीप्लाई करके उठाना मिन की वजह से। और अगर मैक्स होता तो इधर सारे प्लस होने थे और वही मैक्स की वजह से वही दूसरे प्रॉब्लम का वो सॉल्यूशन होना था। तो सिर्फ ये ज़हन में रखना है, अगर आपका प्रॉब्लम जिसको सिंप्लेक्स से सॉल्व कर रहे हो, जिसको सिंप्लेक्स से सॉल्व कर रहे हो उसकी बात कर रहा हूं, यानी कन्वर्ट करने के बाद जिसको सिंप्लेक्स से सॉल्व कर रहे हो, अगर वो मैक्स है तो उसकी रो जीरो के अंदर एज इट इज उठाना है। अगर आपने कन्वर्जन के बाद वो मिन आया और मिन से आगे जाके आप सॉल्व करना शुरू हुए हो सिंप्लेक्स से, तो सिंप्लेक्स जिस प्रॉब्लम के ऊपर लगा रहे हो उसका मैक्स और मिन देख के डिसाइड करना, राइट? यस सर। तो अब आप देख लें, आपको कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस कंडीशन का पहले नहीं पता था। जिन लोगों को पता चल गया उनको इतना बड़ा एडवांटेज मिल गया कि वो लाइफ में आपने प्रॉब्लम को इजीनेस क्रिएट हो गई है कि अपना प्रॉब्लम ज्यादा एफिशिएंट वे से सॉल्व कर सकते हैं। वो सिर्फ देखने का मतलब है इधर से कान न पकड़ो, दूसरी साइड से कान पकड़ो, ज्यादा आसानी से आपको आंसर मिल जाएगा। तो सिर्फ आज यानी ये रिलेशनशिप, ये प्रॉपर्टी इतनी जबरदस्त है, या इसने आपको एक नई डायरेक्शन दे दी कि अब आप हर चीज आपके कंट्रोल में है कि आप किस तरह से एक प्रॉब्लम आपके सामने है, दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप बता सकते हो। कॉम्प्लीमेंट्री सिलेक्टनेस किस तरह से बताने, जिसमें कैलकुलेशन मिनिमम हो, खुद डिसाइड कर लें कैसे हो मिनिमम, कौन सी सीक्वेंस लेनी। तो होपफुली आपने आज का लेक्चर अंडरस्टैंड किया होगा।